रजिया को छोड़कर उसके वालिद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय रजिया की उम्र तकरीबन 2 साल की रही होगी। रजिया को पालने, बेहतर तालीम दिलवाने का जिम्मा उसकी मां नुसरत बानो पर आन पड़ा। खानदान में सिर्फ रजिया के चाचा, चाची और एक लड़का नफीस था। माली हालत बेहतर थी, घर में 2 बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से हो सके, इसका माकूल इंतजाम था। अपने शौहर की बात को गांठ बांधकर नुसरत बांदो ने दूसरे निकाह का ख्वाब पाला ही नहीं। बे रजिया को खूब पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगी। देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है, तुम्हें आगे बढ़ना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। शहर भी पास में ही है, तुम्हारे रहने पढ़ाने का इंतजाम हम करा देंगे, पर मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी। यही बात रजिया के चाचा रहमत ने कही थी। दोनों बच्चों ने उनकी बात पर अपनी रजामंदी जताई। अब रजिया और उसके चाचा का लड़का नफीस साथ साथ ऑटो रिक्शे से शहर पढ़ने जाने लगे। दोनों बच्चे धीरे धीरे आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर वे दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल छाए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। रजिया ने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर चलने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतजार करने को कहा, पर रजिया नहीं मानी और जल्दी घर जाने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज रफ्तार से चल रहा ऑटो रिक्शा अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। रजिया ऑटो रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि नफीस यह हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद से ऑटो रिक्शा में फंसी रजिया को बाहर निकाला। मामूली चोट है, उसे 2-3 दिन तक अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, आप भर्ती कर लें डॉक्टर साहब, रजिया के चाचा रहमत ने कहा। नफीस अपने परिवार वालों के साथ रजिया की तीमारदारी में लग गया। परिवार वाले दोनों के प्यार को देखकर खुश होते। नफीस, अब तुम सो जाओ, रात ज़्यादा हो गई है, मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, रजिया ने कहा। नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा, नफीस बोला। नफीस ने रजिया की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खिदमत से रजिया उसे अब और ज़्यादा चाहने लगी थी। अम्मी देखो, मैं और नफीस मेरिट में पास हो गए हैं। अम्मी यह सुनकर खुश हो गईं। थोड़ी देर के बाद वे बोली, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। पर क्यों अम्मी, रजिया ने पूछा। तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगी और नफीस इंजीनियरिंग की, दोनों के अलग अलग कॉलेज हैं, अब तुम दोनों एक साथ थोड़े ही रह पढ़ पाओगे। नफीस के अब्बू उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हाँ, पर रहोगे एक ही शहर में, अम्मी ने रजिया को प्यार से समझाया। ठीक है अम्मी, रजिया ने छोटा सा जवाब दिया। उन दोनों का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिला मिलते ही वे दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। एक रात अचानक 11 बजे नफीस के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। नफीस, सो गए क्या, रजिया ने पूछा। नहीं रजिया, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है, साथ ही अम्मी, अब्बू और बड़ी अम्मी की याद भी आ रही है, कहकर नफीस सिसक उठा। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है, कैसे बताऊं कि दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहे हैं, रजिया बोली। वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर सो गए। मैडम, यह मेरे देवर का लड़का नफीस है। अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ साथ खेल कूद कर पढ़ाई की है। अब यह परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर नफीस अपनी बहन से मिलने आता है तो इसे आप मिलने की इजाज़त दे दें। इस बात को आप वार्डन को भी बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी, रजिया की अम्मी ने कॉलेज की प्रिंसिपल से कहा। ठीक है, पर हफ्ते में सिर्फ छुट्टी के दिन रविवार को ही मिल सकते हैं, प्रिंसिपल ने कहा। जी ठीक है, हमें मंजूर है। रविवार का इंतज़ार करना नफीस को भारी पड़ता था। रविवार आते ही वह रजिया से मिलने उसके हॉस्टल में मोटरसाइकिल से पहुंच जाता था। वे दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते नफीस हॉस्टल के गेट कीपर को इनाम देना नहीं भूलता था। वह वार्डन को भी तोहफे देता था। एक बार नफीस अपने दोस्त के साथ रजिया से मिलने पहुंचा और बोला, रजिया, यह मेरा दोस्त अमान है, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं।
अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रजिया ने अमान से पूछा। जी, आपके गांव के पास का। इस तरह नफीस ने अमान का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ की। अब तो अमान भी रजिया से मिलने नफीस के साथ आ जाता था। वे एक दूसरे से इतने घुल मिल गए जैसे बरसों की पहचान हो। रजिया, क्या तुम नफीस को चाहती हो? अमान ने अकेले में रजिया से पूछा। हाँ, कोई शक? रजिया बोली। नहीं, अमान ने कहा। अमान इस फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था कि उनका प्यार दोनों भाई बहन जैसा है या प्रेमी प्रेमिका जैसा। समय का पहिया घूमा। रजिया के एकतरफा प्यार में डूबा अमान उसे पा लेने के सपने संजोने लगा। इम्तिहान खत्म हो गए थे। बुलावे पर रजिया की माँ उसे घर में अपने देवर के भरोसे छोड़कर मायके चली गई थी। टेलीविज़न देखने के बहाने नफीस देर रात तक रजिया के कमरे में रहा। ज़्यादा रात होने पर रजिया ने कहा, तुम यहीं बाहर बरामदे में सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। नफीस बरामदे में अपना बिस्तर डालकर सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ। वह तो रजिया के प्यार के सपने बुनने लगा था। रात बीतती जा रही थी। नफीस को अचानक अंदर से रजिया के कराहने की आवाज़ आई। वह बिस्तर से उठ बैठा। दरवाजे के पास जाकर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा पहले से खुला था। वह अंदर गया। नफीस ने घबराकर पूछा, क्या हुआ रजिया? पेट में दर्द हो रहा है, रजिया ने कराहते हुए कहा। मैं अम्मी को बुलाकर लाता हूँ। सुनकर नफीस ने कहा, नहीं, अम्मी को बुलाकर मत लाओ, मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। किसी को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे पास आकर बैठो, ज़रा मेरे पेट को सहलाओ, इससे शायद मुझे राहत मिले। नफीस उसके पेट को सहलाने लगा। नफीस के हाथ की छून पाते ही रजिया के मन मचलने लगा। इधर नफीस भी आंखें बंद करके पेट सहलाता जा रहा था। तभी रजिया ने नफीस का हाथ पकड़कर अपने उभारों पर रख दिया। नफीस के हाथ रखते ही वह गुलाब की तरह खिल उठी। ज़रा जोर से सहलाओ। रजिया अब पूरी तरह बहक चुकी थी। उसने एक झटके में नफीस को खींचकर अपने बगल में लिटा लिया और उसके ऊपर से रजाई ढक ली, और वह सब कुछ हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उधर अमान को भी रजिया की जुदाई तड़पा रही थी। अब उससे रहा नहीं गया तो वह नफीस से मिलने उसके गांव जा पहुंचा। नफीस ने उसकी खूब खातिरदारी की। वह रजिया से भी मिला। अमान ने रजिया से उसका मोबाइल नंबर मांगा, पर रजिया ने बहाना बनाकर नहीं दिया, ना ही फ़ोन पर बात करने को कहा। अमान भारी मन से लौट गया। पढ़ाई का यह आखिरी साल था। नफीस की उम्र 21 साल की होने जा रही थी। वहीं रजिया 18 बसंत पार कर 19वें की ओर बढ़ रही थी। उसकी बोलचाल किसी को भी अपना बनाने के लिए दावत देती थी। बादलों के बीच चमकती बिजली सी जब वह घर से बाहर निकलती तो कई उसके दीवाने हो जाते। कॉलेज खुल चुके थे। वे दोनों अपने अपने हॉस्टल में पहुंच चुके थे। एक दिन रजिया ने अपनी प्रिंसिपल से कहा, मैडम, हमें बाहर खाना खाने के लिए 2 घंटे का समय मिलना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में शाकाहारी खाना मिलता है और हम। ठीक है, रविवार को चली जाया करो। प्रिंसिपल ने अपनी रजामंदी दे दी। इसके बाद नफीस और रजिया मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक होटल में पहुंच गए। नफीस ने पहले ही वहां एक कमरा बुक करा रखा था। अब तो सिलसिला चढ़ पड़ा और वे दोनों अपने तन की प्यास बुझाने होटल आ जाते थे। एक दिन अमान भी होटल में नफीस और रजिया को देखकर पहुंच गया। मैनेजर, अभी अभी एक लड़का और एक लड़की आपके होटल में आए हैं। वे किस कमरे में ठहरे हैं? अमान ने पूछा। मुझे पता नहीं, कई लोग आते जाते हैं, आप खुद देख लो, मैनेजर ने कहा। अमान ने सारा होटल देख डाला, पर वे दोनों उसे नहीं मिले। अब अमान की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन अमान ने नफीस से पूछा, कल मैंने तुम्हें और रजिया को एक होटल में जाते हुए देखा था, पर तुम वहाँ अंदर कहीं नहीं दिखे। नफीस चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। अमान के जाने के बाद नफीस रजिया से मिला और बोला, रजिया, ऐसा लगता है जैसे अमान हमारी जासूसी कर रहा है। वह हमें ढूंढते ढूंढते होटल में जा पहुंचा था। हमें अब दूरी कम करनी होगी, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा। रजिया डरते हुए बोली। समय तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। कैसे 1 साल बीत गया पता नहीं चला। अमान ने सोचा कि अगर रजिया को पाना है तो नफीस से दोस्ती बनाकर रखनी होगी। इम्तिहान शुरू हो गए थे। आज रजिया का आखिरी पेपर था।
दूसरे दिन घर वापस आना था। अमान का रजिया से मिलने का सपना टूटने लगा। प्यार से बेखबर रजिया के पेट में नफीस का 4 महीने का बच्चा पल रहा था। कहा गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी रजिया अपना बचाव नहीं कर पाई। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने पेट गिराने की कोशिश की तो लड़की की जान जा सकती है। आगे आप जानें। आप मरीज को घर ले जाइए, डॉक्टर ने रजिया का मुआयना करके कहा। डॉक्टर की बात सुनकर रजिया की अम्मी, चाचा चाची सकते में आ गए। रजिया को घर ले आए। सभी ने रजिया से पूछा कि किसका पाप पेट में पल रहा है, पर वह खामोश रही, आंसू बहाती रही। नफीस पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। हर किसी की जुबान पर रजिया का नाम था। अगर उसे शहर में पढ़ने को नहीं भेजते तो ऐसा नहीं होता। अमान पर शक की सुई घूमी, उससे ही निकाह कर दिया जाए। एक रिश्तेदार कासिद को उसके घर भेजा गया, पर वह पैगाम लेकर खाली हाथ लौटा। गांव की जमात इकट्ठा हुई, पंचायत बैठी। मौलाना ने सबके सामने खत पढ़कर सुनाने को कहा। लिखा था, आपकी जमात का पैगाम मिला, पर हम एक बेहया और बदचलन लड़की से अपने लड़के का निकाह करके खानदान पर दाग नहीं लगाना चाहते। ना जाने किस कौम की नाजायज औलाद पाल रखी है उसने। मौलाना कुछ देर खामोश बैठे रहे। कुछ सोचने के बाद मौलाना ने अपना फैसला सुनाया। बात सही लिखी है। जमात आज से इनका हुक्का पानी बंद करती है। जमात का कोई भी शख्स इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। लड़की को फौरन गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहब्बत करने चली थी, मजहब के उसूलों को जरा भी ख्याल नहीं आया उसे। यही मोहब्बत करने वालों की सज़ा है। मौलाना का मोहब्बत पर फतवा सुनकर रजिया का खानदान सहम गया। जमात उठ गई। रजिया के घर मायूसी पसरी थी। रात में सभी फिक्र में डूबे थे। जब सुबह आंख खुली तो रजिया को ना पाकर सब उसकी खोज खबर लेने लगे। नफीस और रजिया मौलाना के फतवे को ठोकर मारते हुए दूर निकल गए थे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।